हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइट। मेरा नाम है आयुष कुमार घोष और आज हम लोग बहुत ही छोटा सा टॉपिक ख़त्म करने वाले हैं, कंपनी लॉ का। ये तुम्हारे मॉड्यूल से चैप्टर 11 है एंड ये हमारा दूसरा क्लास है। ऑलरेडी मैंने पहला CSR पे एक क्लास ले चुका हूँ, तो वो तुम्हें प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। ये हमारा दूसरा क्लास है, छोटा सा टॉपिक है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है और थोड़े बहुत मिसलेनियस रूल हमें पढ़ने होंगे। सो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। चलो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर का नाम क्या है? डोरमेंट कंपनी। क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये डोरमेंट कंपनी होता क्या है। अगर हमें ये समझ में आ जाएगा तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर आखिर बात किसके बारे में कर रहा है। तो देखो, ये डोरमेंट कंपनी कोई कंपनी नहीं है, ये एक स्टेटस जो कि कौन ले सकता है, एक इनएक्टिव कंपनी ले सकता है। यानी मैंने क्या बोला, डोरमेंट कंपनी कोई कंपनी नहीं है, एक इनएक्टिव कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो एक्टिव नहीं है। वो रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन फाइल करेगा और बोलेगा कि हमें डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दीजिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक इनएक्टिव कंपनी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेगा ही क्यों? मतलब ऐसा क्या है इस डोरमेंट कंपनी के स्टेटस में कि इसको लोग अप्लाई करते हैं पैसे देकर लेने के लिए। तो देखो, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि आखिर डोरमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट बोलता क्या है। लेट सपोज मैं एक कंपनी अपना खोलना चाहता हूँ, AKG प्राइवेट लिमिटेड, एंड मेरा एक कंपनी ना, ये मेरा कंपनी मेनली काम क्या करेगा, तो मैं AI के मदद से रोबोट्स बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? AI के मदद से मैं रोबोट्स बनाऊंगा एंड उसको फिर मार्केट में बेचूंगा। ये मेरा मोटिव है एंड मैं इसके लिए कंपनी खोलना चाहता हूँ। तो ऑब्वियस सा बात है, मैं कंपनी खोल के सबसे पहले एक लैंड परचेस करूँगा, क्योंकि इसी पे तो मैं फैक्ट्री डालूंगा ना, और वहाँ पे मैं रोबोट्स को मैन्युफैक्चर करके फिर मार्केट में बेचूंगा। तो मेरे को एक लैंड चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरा प्लान जो है ना, ये 3-4 साल बाद एग्जीक्यूट करने का है। मतलब अभी AI उतना डेवलप्ड हुआ नहीं है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं 3-4 साल बाद ये कंपनी इस्टेब्लिश करूँ और फिर एक लैंड परचेस करूँ, उस पर मैं फैक्ट्री सेटअप करूँ, रोबोट्स बनाना स्टार्ट करूँ और मार्केट में बेचना स्टार्ट करूँ। बट ये सब मैं 3-4 साल बाद करना चाहता हूँ, अभी मैं स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो मैंने फिर प्लान किया तो उस समय जब मैं प्लान कर रहा था तो मेरे को ये बात पता चलता है कि अभी लैंड का प्राइस है लेट सपोज 30 लाख रुपया। बट जब 3-4 साल बाद मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ, जब मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसका प्राइस बढ़ के 60 लाख हो जाएगा। लैंड का प्राइस 60 लाख हो जाएगा, यानी अभी से दोगुना प्राइस हो जाएगा। तो फिर मैं बोल रहा हूँ यार, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, फिर से ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। अगर अभी मैं कंपनी खोल लेता तो सिर्फ 30 लाख लगते, 3-4 साल में भाई 60 लाख रुपए दोगुना पैसे लग रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैं अभी कंपनी खोल लिया, मैंने अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लिया और अभी ही मैंने लैंड परचेस कर लिया। लेकिन अभी मेरे पास कोई बिजनेस है करने को नहीं है, अभी मेरे पास कोई बिजनेस ही नहीं है। मैंने अभी सिर्फ कंपनी इसलिए खोला कि मैं लैंड परचेस करके उसको अपने पास होल्ड करके रखूं। तो ये मेरा मोटिव है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मैंने कंपनी तो खोल लिया ना, तो कंपनी खोल लिया तो क्या मेरे को टैक्स पेमेंट करना होगा? बिल्कुल करना होगा। उसके अलावा कंपनी के ऊपर बहुत सारे कंप्लायंस बर्डन होते हैं, बहुत सारे सेक्शन उसको फॉलो करने होते हैं, तो वो सब कुछ इसको फॉलो करना होगा। तो भाई मेरे जितने पैसे यहाँ बचे वो सारे यहाँ इन्वेस्ट हो जाएंगे, मतलब यहाँ पैसे जो बचा है मैंने वो यहाँ खर्चे हो जाएंगे। तो फिर फ़ायदा क्या? तो फिर सरकार ने यहाँ पर डोरमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट लाया और सरकार ने बोला कि अगर कोई ऐसा कंपनी जो फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अभी करके फ्यूचर में कुछ काम करना चाहता है, तो वो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकता है। और जैसे ही उसको डोरमेंट कंपनी के जैसा डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे जो अभी हम लोग आगे एडवांटेजेस में समझेंगे। आई होप कि तुम्हें डोरमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आखिर डोरमेंट कंपनी किस चीज़ के बारे में बात करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डोरमेंट कंपनी का स्टेटस कौन ले सकता है? तो एक इनएक्टिव कंपनी। तो क्वेश्चन ये आता है कि इनएक्टिव कंपनी क्या हुआ?
इनएक्टिव कंपनी कौन से कंपनी हुए? नाम से तुम्हें समझ में आ रहा है कि एक ऐसा कंपनी जो एक्टिव नहीं होगा उसको हम लोग इनएक्टिव कंपनी बोलेंगे। तो लॉ मेकर भी यही बात बोलता है कि एक ऐसा कंपनी जो कोई बिजनेस नहीं कर रहा है। मेरे केस में तो यही था कि कोई बिजनेस मैं नहीं कर रहा, मेरा AKG प्राइवेट लिमिटेड बस एक लैंड होल्ड करने के लिए मेरा कंपनी बना है। तो अगर कोई ऐसा कंपनी है जो बिजनेस नहीं कर रहा तो उसको इनएक्टिव कंपनी हम लोग मानेंगे। उसके अलावा लॉ मेकर ने और दो बातें बोली, और दो चीज बोली, अगर ये दो चीज भी अगर वो कंपनी नहीं कर रहा तो उसको भी हम लोग इनएक्टिव कंपनी ही मानेंगे। दूसरा चीज क्या बोला लॉ मेकर ने? अगर वो एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रहा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं कर रहा, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं कर रहा लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से, यानी लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से ना उसने एनुअल रिटर्न फाइल किया या उसने ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया, तो वैसे कंपनी को भी रजिस्ट्रार इनएक्टिव कंपनी ही मानता है। और थर्ड, उसने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में। यानी इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज़ वैसे अगर कंपनी नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग इनएक्टिव कंपनी मानते हैं, एंड वही जाकर रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि हमें डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनएक्टिव कंपनी तो हम लोग समझ गए, डोरमेंट कंपनी क्यों होता है, उसका स्टेटस क्यों लेते हैं ये भी समझ गए, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या हुआ? तो देखो दुनिया में सारे ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। मैंने बोला दुनिया के हर एक ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, बस इन 4 को छोड़कर। 4 ट्रांजैक्शन जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये 4 को सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माने जाते। बाकी जो भी ट्रांजैक्शन कंपनी करेगा उसको हम लोग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जैसा ही ट्रीट करते हैं। कौन कौन से 4? पहला, पेमेंट टू रजिस्ट्रार, तुम रजिस्ट्रार को पेमेंट कर रहे हो, या फिर पेमेंट फॉर फुल पेमेंट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के फुलफिलमेंट के लिए तुम कुछ पेमेंट कर रहे हो, यानी इस एक्ट में बोला जा रहा है कि तुम्हें पेमेंट करना है छोटा बहुत, तो फिर वो पेमेंट कर रहे हो तुम। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तुम शेयर्स अलॉट कर रहे हो इस एक्ट के फुलफिलमेंट के लिए क्योंकि ये एक्ट बोल रहा है। और फोर्थ वन, तुम कोई एक्सपेंस कर रहे हो, कुछ पेमेंट कर रहे हो फॉर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड ऑफिस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑफिस मेंटेन करने के लिए जो थोड़े बहुत तुम खर्चे कर रहे हो। तो ये 4 ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, बाकी सारे ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन माने जाते हैं। यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम समझ गए डोरमेंट कंपनी क्या होता है, इनएक्टिव कंपनी क्या होता है, और उसके साथ साथ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है। अब हम लोग आ जाते हैं एडवांटेजेस पे। डोरमेंट कंपनी के क्या क्या एडवांटेजेस है, मैं शॉर्ट में DC लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम कॉपी में लिख सकते हो पूरा, या तो नोट्स में शॉर्ट तुम भी लिख सकते हो। सबसे पहले टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता है भैया। डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिल गया तो तुम्हें टैक्स का पेमेंट नहीं करना होता जब तक तुम वापस से एक्टिव नहीं होते हो। जब तक तुम डोरमेंट हो तुमको टैक्स में 1 रुपया ना देना है। फिर तुमको कंप्लायंस, जो भी बहुत सारे कंप्लायंस एंड बर्डन है, उससे तुम वो बहुत कम हो जाता है, उससे तुमको थोड़ा छुटकारा मिलता है। उसके बाद प्रमोटर को ये स्टेटस असिस्ट करता है, असिस्ट मतलब मदद करता है क्या चीज़ में, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए एसेट्स होल्ड करने के लिए, एसेट्स होल्ड करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर तुम देखो तो इसमें तुम्हें और मैं देख जो प्रोविज़न है रोटेशन ऑफ डायरेक्टर, प्रोविज़न रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर के रोटेशन के रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं कंपनी पे लगते हैं वो नहीं लगेंगे इस पर, ठीक है। उसके अलावा ये बहुत इजी होता है एक डोरमेंट कंपनी को एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट करना, बहुत ज़्यादा इजी होता है। एंड इतने सारे तुम्हारे एडवांटेज हैं डोरमेंट कंपनी के, ठीक है। अब क्वेश्चन और आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो डिफिनेशन है ना डोरमेंट कंपनी का जो मैंने बताया, ये सेक्शन 455 में, ये बात ध्यान रखना, इस पे एक ही यही सेक्शन लग रहा है बस। अब यहाँ ध्यान रखना, डोरमेंट कंपनी पब्लिक कंपनी भी हो सकता है,
प्राइवेट कंपनी भी हो सकता है, ओपीसी भी हो सकता है। यानी कोई भी कंपनी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस जाके ले सकता है, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो या ओपीसी हो। बस ध्यान रखना, कोई भी लिस्टेड कंपनी, कोई भी लिस्टेड कंपनी जिसके शेयर्स लिस्टेड हैं, चाहे वो इंडिया में या आउटसाइड इंडिया, वो डोरमेंट कंपनी में, वो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकता, उसको स्टेटस नहीं मिलेगा डोरमेंट कंपनी का। तुम इनएक्टिव नहीं हो सकते। हाँ, बाकी इनके अलावा कोई भी डोरमेंट कंपनी के पास जाकर डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकता है। अब ये जो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस है ना, तो इसको लेने का प्रोसीड्यूर क्या है, यानी क्या क्या स्टेप हैं डोरमेंट कंपनी के, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने पे। तो देखो, सबसे पहले एक बोर्ड मीटिंग बुलाया जाता है, और बोर्ड मीटिंग का नोटिस 7 दिन पहले जाता है, 7 days बिफोर। बोर्ड मीटिंग बुलाने से 7 दिन पहले तुम बोर्ड मीटिंग का नोटिस दोगे, और बोर्ड मीटिंग बुलाओगे, और वहाँ बोर्ड मीटिंग में तुम बीआर पास करोगे, और प्लस तुम जनरल मीटिंग का डेट, टाइम, वेन्यू डिसाइड करोगे कि कहाँ जनरल मीटिंग होना है, क्योंकि तुमको शेयर होल्डर्स का भी परमिशन का ज़रूरत पड़ेगा जनरल मीटिंग कंडक्ट ये डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद तुम जनरल मीटिंग बुलाओगे, वहाँ पे तुम एसआर पास करोगे, यानी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लोगे कि हम डोरमेंट कंपनी का स्टेटस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, क्या आपका अप्रूवल है, तो तुम वो लोगे। उसके साथ साथ तुम और भी क्या चीज़ लोगे, मैं बताता हूँ। एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेनली ये सीए से या फिर ऑडिटर से लिया जाता है। एक ये लोगे तुम, क्योंकि ये भी रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ता है। उसके अलावा तुम कुछ डिक्लेरेशंस होते हैं डायरेक्टर से, वो भी तुमको लेना पड़ेगा। एंड ये सब लेने के बाद तुम सीधा रजिस्ट्रार के पास जाओगे और अप्लाई कर दोगे डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए। और ये जो अप्लाई करोगे, ये किस फॉर्म में करोगे, MSC1 के फॉर्म में करोगे। रजिस्ट्रार ये सब कुछ चेक करेगा, सेटिस्फाई हो गया तो फिर वो तुम्हें डोरमेंट कंपनी का स्टेटस अप्रूव कर देगा और तुम्हें स्टेटस दे देगा। और तुम ये किस फॉर्म में मिलता है, MSC2 के फॉर्म में मिलता है। एंड एक बात ध्यान रखना, क्योंकि ये एसआर पास हुआ है तो यहाँ पे MGT14 भी फाइल होगा 30 डेज के अंदर अंदर, और MSC1 भी जो जाता है ना, वो 30 डेज के अंदर अंदर ही जाता है। यानी बेसिकली दोनों साथ ही रजिस्ट्रार को हम लोग दे देते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब जैसे ही रजिस्ट्रार तुमको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे देगा, तो वो ये चीज़ अपने रजिस्टर में लिखेगा, यानी वो चीज़ ये अपने रजिस्टर में मेंटेन करता है कि ये डोरमेंट कंपनी है। एंड अगर तुमने कोई नॉन कंप्लायंस किया, अगर तुमने डोरमेंट कंपनी का नॉन कंप्लायंस किया, या तो तुमने सेक्शन 455 फॉलो नहीं किया, या जो मिसलेनियस रूल है उसको तुमने फॉलो नहीं किया, तो फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, तुम्हारा नाम रजिस्टर से हटा देगा और तुमको एज ए एक्टिव कंपनी ट्रीट करने लगेगा। ठीक है, तो नॉन कंप्लायंसेस नहीं करने हैं। एंड एक और बात, डोरमेंट कंपनी जैसा रहने के लिए, यानी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए उसको एनुअली फ़ी देना पड़ता है, रजिस्ट्रार को कुछ फ़ी देना पड़ता है कि हमें डोरमेंट कंपनी का स्टेटस हमारा रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं। एंड अब मैं मॉड्यूल एक बार देख लेता हूँ, और कोई चीज़ छूटा हो तो वो भी मैं करवाता हूँ। चलो, इसमें तो इतना ही है। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, डोरमेंट कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट्स मिले, तो क्या डोरमेंट कंपनी को कोई कंप्लाइंसेस नहीं करने होते क्या, मतलब कोई भी चीज़ फॉलो नहीं करना होता है क्या? ऐसा नहीं है, डोरमेंट कंपनी को भी बहुत सारे कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं। तो कौन कौन से कंप्लाइंसेस करने होते हैं, तो वो देखो। डोरमेंट कंपनी अपना एनुअल रिटर्न फाइल करेगा, रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी, और वो फाइल होगा 30 डेज़ के अंदर अंदर। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, उसके 30 डेज़ के अंदर फाइल होगा एनुअल रिटर्न। और ये फाइल किस फॉर्म में होगा, तो MSC3 के फॉर्म में फाइल होगा रजिस्ट्रार। ठीक है, उसके अलावा डोरमेंट कंपनी ना, अगर कोई अलॉटमेंट करता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कोई सिक्योरिटीज़ का अलॉटमेंट अगर करता है, या फिर कोई डायरेक्टर्स में चेंजेस करता है, चेंज इन डायरेक्टर,
कोई डायरेक्टर्स में चेंजेस करता है तो ये बात भी रजिस्ट्रार को वो बताएगा, इस चीज़ को भी वो रजिस्ट्रार को फाइल करेगा। उसके अलावा डोरमेंट कंपनी को सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 को भी फॉलो करना होगा। अब ये सेक्शन बोलता क्या है, ये सेक्शन सिंपल सा बोलता है कि अगर एक पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 3 डायरेक्टर उस कंपनी में होने चाहिए, अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर उसमें होने चाहिए, और अगर एक ओपीसी है तो मिनिमम 1 डायरेक्टर उसमें होना चाहिए। तो डोरमेंट कंपनी भी मैंने बोला वो पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, ओपीसी भी हो सकता है, तो वो जो भी है उसके हिसाब से उसको मिनिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर ये चीज़ अपने कंपनी में रखना होगा। ठीक है। उसके अलावा डोरमेंट कंपनी, डीसी मतलब डोरमेंट कंपनी में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उसको 2 बोर्ड मीटिंग एटलीस्ट करने होते हैं हर फाइनेंशियल ईयर में, मेनली ईच हाफ ईयर में। एक हाफ ईयर में होता है और दूसरा हाफ ईयर में होता है। ठीक है। बट यहाँ ध्यान रखने वाला ये बात है, 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप 90 डेज हो सकता है, यानी 90 दिन से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए 2 बोर्ड मीटिंग में। ये भी कंप्लाइंसेस उसको करना होता है। उसके अलावा डोरमेंट कंपनी कितने साल तक डोरमेंट कंपनी जैसा रह सकता है, यानी ये स्टेटस का वैलिडिटी कितना टाइम तक है। तो रजिस्ट्रार तुमको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए देता है, यानी लगातार 5 साल तक तुम डोरमेंट कंपनी का स्टेटस अपने पास रख सकते हो। क्वेश्चन ये आता है, अगर इन 5 साल के बाद भी एक कंपनी डोरमेंट कंपनी जैसा कंटिन्यू हो जाता है तो फिर क्या होगा। तो देखो सिंपल सा बात है, अगर एक कंपनी डोरमेंट कंपनी के जैसा कंटिन्यू हो रहा है 5 ईयर्स खत्म होने के बाद भी, तो उस सिचुएशन में रजिस्ट्रार कंपनी का नाम ही स्ट्राइक ऑफ कर देता है, यानी कंपनी का नाम ही हटा देता है कंपनी के बुक से, यानी कंपनी को सीधा बंद करो, स्ट्राइक ऑफ करो। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा नहीं तुम्हें, एंड सब कुछ इन डिटेल में मैंने करवाया है। अब एक बात ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेना है तो तुमको अप्लाई करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास, और इसके क्या प्रोसीड्यूर हैं वो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया कि बोर्ड मीटिंग बुलाना है, जनरल मीटिंग में BR SR, फिर MGT 14, MSc 1, MSc 2 में तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी निकालना पड़ता है, डिक्लेरेशन चाहिए, वो सब ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम एक डोरमेंट कंपनी कैसे अप्लाई करेगा, मतलब एक इनएक्टिव कंपनी कैसे अप्लाई करेगा डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए। बट ये हो गया सुओ मोटो, इस केस को हम लोग बोलते हैं सुओ मोटो। बट कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें ROC खुद ही एक कंपनी को डोरमेंट कंपनी जैसा डिक्लेयर कर दे, यानी इसमें कोई कंपनी जा नहीं रहा है, कोई कंपनी रजिस्ट्रार के पास अप्लाई नहीं कर रहा है कि मेरे को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो, रजिस्ट्रार अपने से ही तुम्हें डोरमेंट कंपनी का क्या बोलते हैं स्टेटस ग्रांट कर देगा। तो ये कौन सा केस है, अगर एक कंपनी ने एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले 2 साल में फाइल नहीं किया, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से वो फाइल नहीं कर रहा, तो उस सिचुएशन में रजिस्ट्रार कंपनी को एक नोटिस देता है और बोलता है कि हम तुम्हारे कंपनी को डोरमेंट कंपनी जैसा डिक्लेयर कर रहे हैं और अपने रजिस्टर में मेंटेन करके रख रहे हैं, अगले 5 साल तक तुम डोरमेंट कंपनी कहलाओगे। और अगर 5 साल के बाद ये एक्टिव नहीं होता है, 5 साल के बाद भी ये एक्टिव होने के लिए अप्लाई भी नहीं करता, तो उस सिचुएशन में स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, इसका नाम हटा दिया जाएगा। तो ये है प्रोविजंस डोरमेंट कंपनी के कंप्लायंस के रिलेटेड। एंड एक बार मैं नोट्स देख लेता हूँ। ठीक है। इसके अलावा और क्या है, एक प्री रिक्विजिट्स बचता है और एक प्रोसीड्यूर बचता है, तुम्हारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। अब पहले प्रोसीड्यूर कर लेते हैं फिर प्री रिक्विजिट्स करेंगे। तो चलो मैंने तुम्हें बता दिया कि एक डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लिया कैसे जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि तुम डोरमेंट कंपनी हो, अब डोरमेंट कंपनी से तुम्हें एक्टिव कंपनी वापस बनना है। लेट सपोज 5 ईयर ख़त्म होने वाला है, 5 साल ख़त्म होने वाला है, अब तुमको एक्टिव कंपनी का स्टेटस चाहिए, नहीं तो कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। तो फिर अब डोरमेंट कंपनी से एक्टिव कंपनी का हम लोग कैसे वो करेंगे, क्या क्या स्टेप्स होगा। तो सबसे पहले इसमें बोर्ड मीटिंग बुलाया जाएगा जहाँ पर BR पास किया जाएगा। उसके बाद BR पास करने के बाद MSc 4 फाइल किया जाएगा ROC को। MSc 1 वहाँ फाइल कर रहे थे, यहाँ हम MSc 4 फाइल करेंगे। ठीक है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर एक MSc 3 भी फाइल करेंगे।
अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया MSc 3 में हम लोग एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं। तो जब एक डोरमेंट कंपनी को एक्टिव बनना है तो वो अपना एक एनुअल रिटर्न भी फाइल करेगा और उसके बाद MSc 4 फाइल करेगा रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार सब कुछ चेक करेगा, सेटिस्फाई हो गया MSc 5 में वो सर्टिफिकेट दे देगा और कंपनी को एक्टिव कंपनी मान लेगा। बस इतना सा ही प्रोसीड्यूर है, तुम्हारा एक्टिव कंपनी हो जाएगा, डोरमेंट कंपनी से एक्टिव कंपनी बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है, जब एक कंपनी डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के अंदर था, यानी एक कंपनी को डोरमेंट कंपनी डिक्लेयर कर दिया गया है और वो जब डोरमेंट कंपनी है उस समय अगर उसने कोई कॉन्ट्रावेन कर दिया, यानी कोई प्रोविजंस या कोई रूल्स फॉलो नहीं किए, तो उस सिचुएशन में कंपनी को 7 दिन के अंदर अंदर इस कॉन्ट्रावेंशन के अंदर, जिस दिन नॉन कंप्लायंस हुआ है उसके 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ता है एक्टिव कंपनी होने के लिए एप्लीकेशन। अगर वो नहीं फाइल करेगा और रजिस्ट्रार को पता चलता है कि कंपनी ने कुछ कॉन्ट्रावेन किया है तो वो एक इंक्वायरी बैठा देगा और इंक्वायरी बैठाने के बाद अगर उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर कॉन्ट्रावेन हुआ है तो फिर वो नाम हटा देगा डोरमेंट कंपनी के रजिस्टर से और उसको एक्टिव कंपनी जैसा ट्रीट करने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि अगर कोई कॉन्ट्रावेन हो गया है तो जल्दी से 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को फाइल कर दो कि हमें एक्टिव कंपनी का स्टेटस दे दीजिए। इसी के साथ लगभग सब कुछ खत्म हो चुका है। अब एक रूल 3 तुम्हें पढ़ना है, रूल 3 मिसलेनियस रूल। वो बात करता है प्री रिक्विजिट्स। क्या बात करता है? प्री रिक्विजिट्स। प्री रिक्विजिट्स एक सिंपल सा बात बोलता है, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें एक कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं मिल सकता है। यानी एक कंपनी भले ही वो इनएक्टिव ही क्यों ना हो, वो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकता है। ऐसे कुछ केसेस हैं। तो कौन कौन से केसेस हैं? सबसे पहला लिस्टेड एंटिटी। क्या ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया कि कोई भी लिस्टेड कंपनी चाहे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, वो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकता है। उसके अलावा सेकेंड, मान लो डेडलॉक जैसा कोई सिचुएशन है, यानी मेनली बोला जाए तो कॉन्फ्लिक्ट है मैनेजमेंट में, कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ दिक्कत चल रहा है तो कंपनी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकता। उसके बाद मान लो कंपनी ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं, कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं एंड इस डिपॉजिट का अभी उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, या फिर इसके इंटरेस्ट के ऊपर या इसके रीपेमेंट पे कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, तो फिर वैसे कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं मिल सकता। फिर एक कंपनी ने मान लो कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, मेनली देख लो टैक्सेस वगैरह, यानी कंपनी को टैक्सेस पे करना था, उसने अभी तक टैक्सेस पे नहीं किए, तो वो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकता। फिर मान लो कंपनी ने वेजेस देने में कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया है, वर्कमैन का वेजेस देने में कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया है, तो वैसा कंपनी भी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकता। उसको नेक्स्ट है, एक कंपनी पे मान लो आई चल रहा है। आई मतलब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन। ये तुम्हारा चैप्टर 12 है तुम्हारे मॉड्यूल का ही, ठीक है। तो अगर कंपनी के ऊपर ये चल रहा है या फिर ऑर्डर हुआ है चलने का, तो उस केस में भी ये कंपनी डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। फिर एक कंपनी के ऊपर अगर प्रोसिक्यूशन चल रहा है, यानी कोर्ट में केस चल रहा है या फिर केस चलने का ऑर्डर पास हुआ है, तो वो भी जो है डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकता। एंड लास्ट एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर कंपनी में कोई आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग लोन है, यानी कंपनी ने लोन लिया और अभी तक लोन नहीं चुकाया है, तो उस सिचुएशन में कंपनी डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। बट यहाँ पे ध्यान रखना, लोन तुम ले सकते हो या तो सिक्योर्ड क्रेडिटर से या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से, ठीक है। तो अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स से तुमने लोन लिया और उनका लोन अभी आउटस्टैंडिंग है, तो तुम इनके असेंट से, यानी तुम इनके अप्रूवल लेकर डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हो।
इनका असेंट अगर मिल जाए तो गवर्नमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मैं कुछ देख लेता हूँ और कुछ छूटा है तो नहीं है, कुछ नहीं छूटा है, हो गया तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, बस इतना ही था चैप्टर में तुम्हारा। एक बात यहाँ ध्यान रखना, अगर तुम अपना मॉड्यूल खोलोगे तो मॉड्यूल में तुमको ड्राफ्ट दिखेगा। ये जो बोर्ड मीटिंग का नोटिस जाता है, ये जो जनरल मीटिंग का नोटिस वगैरह जाता है, ये जो स्पेशल रिजोल्यूशन का फॉर्मेट है, ये तुम्हें लिखने तुम्हारे बुक में दिया हुआ है कि कैसे बनाना है। तो ये अभी मैं नहीं करवा रहा क्योंकि ये तुम्हारे हर चैप्टर में है। तो मैं एक ड्राफ्टिंग का वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं ड्राफ्ट कैसे ये सब लिखना है वो मैं सिखा दूंगा। एक बार मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, फिर तुम कोई भी सेक्शन का कोई भी बोर्ड रिजोल्यूशन ड्राफ्ट कर लोगे। सो वो मैं एक अलग से ले आऊँगा। बाकी तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया, एक बार मॉड्यूल से रीडिंग मार लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बस पढ़ते रहो।